नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की साइंस बुक का चैप्टर 16 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कचरा संग्रहण एवं निपटान। तो देखो, घरों में, दुकानों में, स्कूलों में आपने कई जगह देखा है कचरा निकलता है, तो हम उसका निपटान कैसे करते हैं, कैसे उसे घरों से बाहर फेंकते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर कचरा जगह जगह पड़ा होगा तो कितनी गंदगी हो जाएगी, तो इससे भी निपटना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हम अपने घरों, विद्यालयों, दुकानों एवं कार्यालयों से प्रतिदिन अत्यधिक मात्रा में कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं। अनाज, दालें, बिस्कुट, दूध अथवा तेल जिन्हें हम दुकानों से खरीदते हैं, प्राय प्लास्टिक की थैलियों अथवा टीनों में पैक होते हैं। पैकिंग की ये सभी वस्तुएं कचरे में फेंक दी जाती हैं। कभी कभी हम कुछ ऐसी वस्तुएं भी खरीद लेते हैं जिनका वास्तव में बहुत कम उपयोग होता है, प्राय हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। अपने दैनिक क्रियाकलापों में हम अत्यधिक कचरा उत्पन्न करते रहते हैं। हम प्राय सार्वजनिक स्थलों पर बसों अथवा रेलगाड़ियों में मूंगफली खाने के बाद इसके छिलके फेंक देते हैं। बस से उतरने के बाद हम टिकट को वहीं पर फेंक देते हैं। कोई बच्चा केवल खेल के लिए ही पेंसिल छीलता जाता है। यदि हम अपनी नोटबुक में कुछ गलत लिख लेते हैं अथवा उस पर स्याही फैल जाती है, तब पेज फाड़ कर फेंक देते हैं। इसके साथ साथ हम कई घरेलू अपशिष्ट जैसे टूटे खिलौने, पुराने कपड़े, जूते और चप्पल भी बाहर फेंक देते हैं। यदि हमारे घरों एवं आसपास से यह कूड़ा न हटाया जाए तो क्या होगा? आप सोच ही सकते हैं ना क्या होगा। कितना गंद हो जाएगा घर में भी, अगर घर से बाहर फेंक रहे हैं तो वहाँ पर भी। आपके विचार से यह हमें कैसे हानि पहुँचा सकता है? जब सफाई कर्मचारी कूड़ेदानों से इस कूड़े को ले जाते हैं तो यह कूड़ा कहाँ चला जाता है एवं फिर इसका क्या होता है? क्या यह संभव है कि यह सारा का सारा कचरा कुछ ऐसे पदार्थों में बदल दिया जाए जिससे हमें कोई हानि ना हो? क्या हम इस दिशा में किसी प्रकार से कुछ अपना योगदान दे सकते हैं? इस अध्याय में हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के प्रयास करेंगे। पहेली और बूझों के विद्यालय के बच्चों ने कचरे का निपटान नामक एक परियोजना प्रारंभ की। इस परियोजना से उन्होंने जो सीखा उनमें से कुछ बातों की चर्चा हम इस अध्याय में सीखेंगे। देखो, एक महत्वपूर्ण तथ्य है, उसे समझिए। भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त भारत का निर्माण करना था। तो स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को। और ये प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। 2 अक्टूबर को क्या है? महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है। अब हम पढ़ते हैं 16.1 कचरे का निपटान। सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में, जहां गहरे गड्ढे होते हैं, ले जाते हैं। इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहते हैं, मतलब कि उन्हें भर देते हैं, तो भर भर के इन्हें ऊपर की तरफ उठाते हैं। वह कचरे के उस भाग को जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, उसी रूप में उपयोग ना किए जा सकने वाले कचरे से पृथक किया जाता है। मतलब कूड़े को अलग अलग करता है। कोई रिसाइकल हो जाता है किसी चीज़ को खाद के लिए, तो अलग अलग होते हैं ना कचरे का, इसलिए कहते हैं गीला और सूखा जो कचरा होता है उसे अलग अलग फेंकना चाहिए। इस प्रकार कचरे में उपयोगी और अनुपयोगी दोनों अवयव होते हैं। अनुपयोगी अवयव को पृथक कर लेते हैं और फिर इसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक देते हैं। जब यह भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तब प्राइस पर पार्क अथवा खेल का मैदान बना देते हैं। लगभग अगले 20 वर्षों तक इस पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जाता। कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भराव क्षेत्रों के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। कंपोस्ट क्या है? आइए इसे निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा सीखें। क्रियाकलाप 1, अपने घर के कचरे को कूड़ेदान में फेंकने से पूर्व किसी स्थान पर एकत्र कीजिए। फिर इसे 2 समूह में इस प्रकार पृथक कीजिए कि उनमें इस प्रकार की वस्तुएं हों। समूह 1, रसोई घर का कचरा जैसे फल एवं सब्जी के छिलके, अंडे का खोल, बचा हुआ अपशिष्ट भोजन, चाय की पत्तियां, समाचार पत्र, सूखी पत्तियां एवं कागज की थैलियां भी इसी समूह में सम्मिलित कीजिए। और एक समूह 2, कपड़ों के टुकड़े, पॉलीथीन की थैलियाँ, टूटा कांच, एल्यूमिनियम के रेपर्स, कीले, पुराने जूते एवं टूटे खिलौने। अब प्रत्येक समूह के कचरे को 2 पृथक ढेरियों में बांटिए तथा इन्हें A, B, C एवं D से नामांकित कीजिए। इनमें से प्रत्येक समूह की एक एक ढेरी को प्लास्टिक की 2 पृथक थैलियों में भरकर इनके मुंह कसकर बांध दीजिए।
मैदान में 4 गड्ढे खोदकर प्लास्टिक की थैलियों और दूसरी ढेरियों को पृथक पृथक गड्ढे में डालकर इन्हें मिट्टी से ढक दीजिए, जैसा कि इसमें चित्र में दिखाया गया है। आप कचरे के ढेरों को दबाने के लिए 4 गमले भी ले सकते हैं। 4 दिन के पश्चात कचरे के ऊपर से मिट्टी हटाकर कचरे में हुए परिवर्तन को देखिए। कचरे का काला हो जाना तथा उसमें कोई दुर्गंध न आना यह दर्शाता है कि कचरे का पूर्ण विघलन हो गया है। इसे पुनः मिट्टी से ढक दीजिए। इसी प्रकार 2-2 दिनों के अंतर पर इनका अवलोकन करके अपने प्रेक्षणों को सुझाए अनुसार नोट कीजिए। क्या कचरा पूर्णतः विघलित है एवं उसमें दुर्गंध नहीं आती, आंशिक रूप से विघलित है, लगभग पूर्णतः विघलित है परंतु अभी भी दुर्गंध आ रही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, किस ढेरी के कचरे का विघलन हुआ है और किसका नहीं हुआ है। अपने प्रेक्षणों के आधार पर सारणी 16.1 के कॉलमों में अपने विकल्पों 1, 2, 3 या 4 को भरिए। जैसे दिखा है ना, 1, 2, 3, 4। आपने ABCD 4 थैलियाँ डाली थी ना, तो 4 दिन बाद उनमें क्या परिवर्तन दिखा, 6 दिन बाद क्या परिवर्तन दिखा, हमें ये देखना है। यदि आपने कुछ और प्रेक्षण भी किए हों तो उन्हें भी अपनी नोटबुक में लिखना ना भूलें। जो कचरा विघलित नहीं हो पाया है उसे जलाइए अथवा फेंकिए नहीं। यदि कचरा पूर्णतः विघलित हो गया है और उससे कोई दुर्गंध नहीं आ रही है तो उसे उस मृदा में मिला दें जिसमें आप अपनी पसंद के पौधे उगाते हैं। यह आपके पौधों को आवश्यक पोषक प्रदान करेगा, वह खाद का काम करेगा। आपने इस क्रियाकलाप में यह परीक्षण किया होगा कि कचरे की कुछ चीज़ें विघलित होती हैं जिनसे खाद बनती हैं, जिसका प्रयोग पौधों के लिए किया जाता है। कुछ पदार्थों के विघलित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। कुछ शहरों तथा नगरों में नगर पालिकाएं 2 प्रकार के कचरों को एकत्र करने के लिए 2 पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है। प्राय एक का रंग नीला तथा दूसरे का रंग हरा होता है। आपने अपने स्कूलों में भी देखा होगा और बाहर रोडों पर भी 2 प्रकार के लगते हैं। नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे प्लास्टिक, धातुएं तथा कांच। क्या आपने यह ध्यान दिया कि ये वही पदार्थ हैं जो कूड़े के ढेर में विघलित नहीं हुए थे। हरे कूड़ेदान रसोई तथा अन्य पादप अथवा जंतु अपशिष्टों को एकत्र करने के लिए होते हैं। आपने यह नोट किया होगा कि इस प्रकार के अपशिष्ट मिट्टी में दबाने पर पूर्णतः विघलित हो जाते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्रियाकलाप 1 में किए अनुसार कचरे को फेंकने से पहले उसे 2 समूह में पृथक करना क्यों आवश्यक है। क्या आपने सड़कों के किनारे सूखी पत्तियों के कचरे के ढेर देखे हैं? बहुधा इन्हें जला देते हैं। प्राय किसान भी कटाई के पश्चात खेतों में सूखी पत्तियां, फसली पादपों के अपशिष्ट तथा भूसे जैसे अपशिष्टों को जलाते रहे हैं। इन्हें जलाने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैसें तथा धुआं उत्पन्न होता है। हमें इस पद्धति को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इन अपशिष्टों को उपयोगी कंपोस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि ये तो विघलित हो जाती हैं। कचरे का निपटान। परियोजना की अवधि में पहेली एवं बूझों द्वारा नोट किए गए कुछ प्रेक्षण एवं विचार इस प्रकार है। बूझों ने अपनी नोटबुक में लिखा, पत्तियों को न जलाएं, आप इनके धुएं को सहन नहीं कर पाएंगे। पहेली ने अपनी नोटबुक में लिखा, सरकार ने पत्तियों को जलाना चोरी क्यों नहीं माना। ठीक है, मतलब एक अपराध तरीके से क्यों नहीं माना उसको, वास्तव में चोरी नहीं, उसका अभिप्राय गैर कानूनी अथवा अपराध से था। वह चाहती थी कि सरकार पत्तियों और दूसरे पादप अपशिष्टों को जलाने से रोकने के लिए कानून बनाए। 16.2 वर्मी कंपोस्टिंग। हम पौधों को कंपोस्ट देकर उनके मित्र बन सकते हैं। कंपोस्ट बनाकर हम स्वयं अपने भी बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे। मित्रों के विषय में बात करते समय क्या आप यह जानते हैं कि केंचुए किसानों के मित्र कहे जाते हैं? आइए ये पता लगाएं कि केंचुए की एक प्रजाति लाल केंचुआ कंपोस्टिंग में कैसे उपयोगी होता है। लाल केंचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग द्वारा हम अपने विद्यालय में भी खाद बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2। मैदान में आइए एक गड्ढा लगभग 30 सेंटीमीटर गहरा खोदें अथवा कोई लकड़ी का बॉक्स किसी ऐसे स्थान पर रखें जो ना तो बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडा। ऐसे स्थान के बारे में आपका क्या विचार है जहाँ सीधी धूप नहीं पड़ती हो। आइए अब गड्ढे अथवा बक्से में लाल केंचुओं के लिए आरामदायक घर बनाते हैं। गड्ढे अथवा बॉक्स की तली में एक जाल अथवा मुर्गा जाली बिछा दीजिए। आप विकल्प के रूप में तली में रेत की 1 अथवा 2 सेंटीमीटर मोटी परत भी
बिछा सकते हैं। मतलब अगर आपको जाली ना मिले तो आप रेत बिछा सकते हैं। अब रेत के ऊपर सब्जियों अथवा फलों के अपशिष्ट बिछा दीजिए। आप हरी पत्तियां, पौधों की सूखी डंडियों के टुकड़े, भूसा अथवा समाचार पत्र की 1 इंच चौड़ी पट्टियां काटकर उन्हें रेत अथवा जाली के ऊपर बिछा सकते हैं। आप अपनी नोटबुक के बेकार गत्ते को काटकर भी पट्टियां बना सकते हैं, परंतु चमकीले प्लास्टिक वाले कागज एवं कार्टन का प्रयोग न करें। रेत अथवा तार की जाली पर सूखी गोबर भी बिछाया जा सकता है। कुछ जल छिड़क कर इस परत को नम बनाइए। ध्यान रहे कि जल इतना अधिक ना हो कि वह बहने लगे। सिर्फ आपको छिड़काव करना है कि वो गीला गीला हो जाए। अपशिष्ट की परत को दबाइए नहीं, इसे पोला ही रहने दीजिए। मतलब आप कभी ठूस ठूस के उसे भरो नहीं, जैसा आपने नॉर्मल तरीके से रखा है उसे वैसे ही रहने दीजिए, ताकि इस परत में पर्याप्त मात्रा में वायु एवं नमी बनी रहे। ये जो आपको दिखा रहे हैं ना, ये चित्र में, ये क्या है? केचुए हैं। आपने शायद देखे ना हो, पर गांवों में आपको ये मिल जाएंगे और ये मिट्टी के अंदर भी मिल जाएंगे। ये हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। अब आपका गड्ढा लाल केचुए के स्वागत के लिए तैयार है। कुछ लाल केचुए खरीदकर इन्हें अपने गड्ढे में रखिए। अब इन्हें जूट की बोरी, पुरानी चादर अथवा घास से हल्के से ढक दीजिए। आपके लाल केचुओं को भोजन चाहिए। आप इन्हें फल तथा सब्जियों के अपशिष्ट, कॉफ़ी तथा चाय छानने के बाद बची हुई पत्तियां तथा खेत एवं बगीचे के खरपतवार दे सकते हैं। इस गड्ढे में इस भोजन को लगभग 2-3 सेंटीमीटर गहराई में दबाकर रखना अच्छा हो सकता है। नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस एवं दूध से निर्मित अपशिष्ट पदार्थ भोजन के रूप में लाल केचुओं को न दें। इन वस्तुओं को गड्ढे में डालने से उसमें रोग कारक जीव उत्पन्न होने लगते हैं। कुछ दिनों के अंतराल में गड्ढे के पदार्थों को धीरे धीरे मिलाते रहें तथा इसकी ऊपरी सतह को हिलाते रहें। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि क्या होता है। धन्यवाद स्टूडेंट।